हेलो एंड वेलकम टू माय क्लासरूम एंड यूट्यूब चैनल भावना गंभीर कॉमर्स क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 एंड द चैप्टर इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अगर अभी तक आपने चैप्टर 1 नहीं कंप्लीट किया, डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर 1 का लिंक मिल जाएगा। छोटा सा चैप्टर था चैप्टर नंबर 1, उसे कंप्लीट कर लीजिएगा। साथ ही आज की वीडियो से रिलेटेड भी जो स्टडी मटेरियल है, जो नोट्स हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोट्स वहाँ से लेकर के डाउनलोड करके और नोट्स को लिख लीजिएगा। तो आज शुरू हो रहा है चैप्टर नंबर 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड ये है वीडियो पार्ट 1 चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 का ये पार्ट 1 है, तो चैप्टर आज ही शुरू हो रहा है। आज हम कवर करने वाले हैं 2 टॉपिक्स। कौन से हैं वो 2 टॉपिक्स? पहला हम पढ़ने वाले हैं कि क्या होती हैं, कहाँ तक होती हैं हमारी डोमेस्टिक टेरिटरीज एंड कौन होते हैं हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स। तो चलिए देखते हैं अपना आज का पहला टॉपिक, जो कि है डोमेस्टिक टेरिटरीज किसे कहते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरीज को और क्या कहते हैं पहले जान लीजिए। डोमेस्टिक टेरिटरीज को कहते हैं इकोनॉमिक टेरिटरीज। ये इनका अदर नेम है कि डोमेस्टिक टेरिटरीज को हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक टेरिटरीज। और इसकी डेफिनेशन है मीन्स द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स। हमारे जहाँ तक भी पॉलिटिकल फ्रंटियर्स हो ऑफ अ कंट्री, तो जहाँ तक भी हमारी कंट्री के पॉलिटिकल फ्रंटियर्स हैं वो कहलाती है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरीज, जिसका अदर नेम है इकोनॉमिक टेरिटरीज। बेसिकली इट सेज कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरीज, हमारी सीमाएं, हमारी देश की सीमाएं वही तक है जहां तक हमारी गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन है, कंट्रोल है। मतलब जहां तक हमारा चाहे वो पीपल हो, चाहे वो गुड्स हो या फिर कैपिटल हो, वो इजीली और फ्रीली सर्कुलेट कर सके, वहीं तक होती है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरीज। अब इसके अंदर में आता है कि क्या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरीज में इंक्लूड होंगी और कुछ ऐसे पॉइंट्स जो डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं इंक्लूड होंगे। तो इट इंक्लूड्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे मैंने बना दिया है इट डज नॉट इंक्लूड। ये 3 मार्क्स के अंदर में भी पूछ सकता है, 1 मार्क्स में भी छोटे कुछ पॉइंट्स आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरीज में क्या क्या इंक्लूड होता है। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है जितने भी शिप्स हैं या फिर एयरक्राफ्ट्स हैं ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट। क्या चीजें? शिप्स हैं एंड साथ ही साथ एयरक्राफ्ट हैं। किसके द्वारा ओन्ड एंड ऑपरेटेड है? इनके ओनर्स और इनके ऑपरेटर्स जो हैं वो नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं। एंड इसको कहाँ ऑपरेट कर रहे हैं? बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल एयर इंडिया का प्लेन है। क्लियर? एयर इंडिया का प्लेन है। किसका प्लेन है? एयर इंडिया का प्लेन है। तो प्लेन एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज वो प्लेन क्या करेगा? ऑपरेट करेगा, रन करेगा, यहाँ से वहाँ फ्लाई करेगा। तो वो प्लेन जा रहा है फॉर एग्जाम्पल चाइना से जापान जा रहा है। जा तो रहा है चाइना से और जा कहाँ तक रहा है? जापान तक। लेकिन प्लेन किसका है? एयर इंडिया का है। तो ये किसका हो गया? ये कहाँ पे इंक्लूड होगा? ये डोमेस्टिक टेरिटरी में किसके इंक्लूड होगा? क्या चाइना के में होगा? नहीं। या दूसरे एंड जहाँ तक जा रहा है जापान में होगा? नहीं, क्योंकि ये प्लेन ओन्ड एंड ऑपरेटेड है बाय एयर इंडिया। तो ये किसमें इंक्लूड हो जाएगा? ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में, इट इंक्लूड्स इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड हो जाएगा। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट जो इंक्लूड होगा डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। सेकेंड पॉइंट है जितने भी फिशिंग वेसल्स हैं या फिर ऑयल या नेचुरल गैस के रिग्स हैं, साथ ही साथ जितने भी फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं operated by the residents of a country in international waters। international waters सिर्फ वही इंटरनेशनल वाटर्स जहां पे आपको ऑपरेशंस का एक्सक्लूसिव राइट है। अगर वहां पे आप अपने फिशिंग वेसल्स को या ऑयल को या नेचुरल गैस के रिग्स को या फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म को ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडियन ओशन के अंदर में वहाँ हमें एक्सक्लूसिव राइट्स हैं। तो वहाँ पे अगर हमारे फिशरमैन्स अपनी बोट्स को चला रहे हैं, फिशेस पकड़ रहे हैं या किसी भी तरीके की एक्टिविटी वहाँ तक कर रहे हैं, तो वो सारे लोग, वो हमारे जो एक्टिविटीज़ होगी या वो हमारे जो फिशरमैन्स होंगे, वो हमारी जो बोट्स होंगी, वो किसके अंदर में इंक्लूड जाएंगी? इट विल बी इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री इंडिया। Third point is embassies, consulates and military establishment of a country located abroad। तो जितनी भी embassies के लोग हैं, consulates हैं या फिर military से related military establishments हैं हमारे देश के of a country, लेकिन located abroad में, जैसे for example Indian embassy है और है वो जापान में, लेकिन जापान में है, लोकेटेड अब्रॉड है, पर है किसकी? इंडियन एम्बेसी है। तो ये सारा किसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा? इट विल बी इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरीज ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक टेरिटरीज ऑफ इंडिया। तो भले वो प्लेन जा दूसरी 2 जगह पे रहा है, फर्स्ट पॉइंट के अंदर, भले वो प्लेन भले दूसरी 2 कंट्रीज के अंदर में रहा है, चाइना में जा रहा है और जापान में जा रहा है और अमेरिका में जा रहा है, किसी भी देश में जा रहा है, लेकिन वो प्लेन किसका है? एयर इंडिया का है, तो वो इंक्लूड हो जाएगा।
इंटरनेशनल वाटर्स में फिशरमैन्स बोट्स लेकर के जा रहे हैं तो वो इंक्लूड हो जाएंगे बिकॉज इंडिया के फिशरमैन्स हैं। थर्ड, एम्बेसीज कॉन्सुलेट्स भले वो अब्रॉड में सेटअप हुआ किया गया है लेकिन वो बिलोंग किस कंट्री को करते हैं, इंडियन एम्बेसी है, तो वो इंक्लूड हो जाएगा। ये सब कहाँ इंक्लूड हो जाएगा, ये सब इंक्लूड हो जाएगा डोमेस्टिक टेरिटरीज के अंदर में, जिसे और क्या कहते हैं, इकोनॉमिक टेरिटरीज। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा कि क्या है डोमेस्टिक टेरिटरीज एंड क्या इंक्लूड होगा आपकी डोमेस्टिक टेरिटरीज के अंदर। चलिए राइट हैंड साइड पे दिया हुआ है, देखते हैं कि क्या इंक्लूड नहीं होगा हमारी डोमेस्टिक टेरिटरीज के अंदर। वेल, इससे आपको पता चल गया कि क्या इंक्लूड होगा। साथ ही साथ ये भी जानना जरूरी है कि क्या चीजें डोमेस्टिक टेरिटरीज में इंक्लूड नहीं होंगी। तो एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री, हमारा फॉरेन में था तो वो हमारे में जुड़ गया, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जुड़ गया। उसी तरीके से फॉरेन कंट्री का यहाँ थोड़ी जुड़ेगा, फॉरेन कंट्री का हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में थोड़ी जुड़ेगा, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में वो एड अप नहीं होगा, उसको सम अप हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं करेंगे। तो जितने भी एम्बेसीज हैं, कॉन्सुलेट्स हैं या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है ऑफ फॉरेन कंट्री, वो यहाँ इंक्लूड नहीं होंगे। इट डज नॉट इंक्लूड, व्हाट डज नॉट इंक्लूड, डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट इंक्लूड एम्बेसीज या कॉन्सुलेट्स या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री। वो उस फॉरेन कंट्री में इंक्लूड किया जाएगा, वो वहां पे जोड़ा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, रशियन एम्बेसी है इंडिया के अंदर में। कौन सी एम्बेसी है? रशियन एम्बेसी। कहाँ पे? इंडिया के अंदर में। इंडिया के अंदर है लेकिन कौन सी एम्बेसी? रशियन। तो वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा, वो कहाँ पे इंक्लूड होगा? रशिया में इंक्लूड हो जाएगा। सेम उसी तरीके से इंडियन एम्बेसी है रशिया के अंदर, तो वो कहाँ इंक्लूड हो रही थी? वो इंडिया के अंदर इंक्लूड हो जा रहा था। आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि अगर आपकी एम्बेसी है, आपके देश की एम्बेसी है, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा, और दूसरे देश की एम्बेसी आपके यहाँ पे है, आपके एरिया के अंदर में, डोमेस्टिक टेरिटरीज में है, तो वो यहाँ इंक्लूड नहीं होगा, वो उस जगह पे, उस देश में इंक्लूड होगा जिस देश को वो बिलोंग करता है। द लास्ट वन जो इस लिस्ट में बता रहे हैं कि इंक्लूड नहीं होगा इन डोमेस्टिक टेरिटरीज, वो है ऑल दोज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WHO इन शॉर्ट, UNO है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा, लोकेटेड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। ये लोकेट कर रहे हैं विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, लेकिन ये वहां, क्योंकि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस देश की डोमेस्टिक टेरिटरीज में इंक्लूड नहीं करते। तो ये लिस्ट थी कि क्या है डोमेस्टिक टेरिटरीज, एंड साथ ही साथ आपको पता चला कि क्या चीजें हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरीज में इंक्लूड होंगी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बोर्ड, एंड क्या चीजें हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरीज में इंक्लूड नहीं होंगी, ये राइट साइड पे यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक, तो ये था डोमेस्टिक टेरिटरीज के बारे में। सेकेंड टॉपिक जो हम देखने वाले हैं वो है कि कौन होते हैं हमारे नॉर्मल रेसिडेंट, किन्हें कहते हैं हम अपने नॉर्मल रेसिडेंट। कैसे पता चलता है कि कोई व्यक्ति उस देश का नॉर्मल रेसिडेंट है भी या नहीं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा दूसरा टॉपिक, विच इज कि कौन है हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स। चलिए देखते हैं आज की हमारी दूसरी हेडिंग, जो कि है नॉर्मल रेसिडेंट। कैसे पता चलेगा कि कोई पर्सन हमारे देश का नॉर्मल रेसिडेंट है या नहीं। डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले, और फिर कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो नॉर्मल रेसिडेंट के अंदर इंक्लूड नहीं होते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट मीन्स एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन हु नॉर्मली, मतलब कि ऑर्डिनरली जिसे कहते हैं, रेसाइड्स इन द कंट्री एंड हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। तो वो एक इंडिविजुअल भी हो सकता है या फिर हो सकता है एक इंस्टीट्यूट जो नॉर्मली वहीं पे रिसाइड करता है, ऑर्डिनरली जिसे कहते हैं, एंड रिसाइड करने का मतलब होता है रहना इन दैट कंट्री, एंड जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है उस कंट्री में लाई करता है। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है? मतलब कि वहां पे वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं। क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटीज? इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब होता है ऑल दोज एक्टिविटीज विच वी परफॉर्म टू अर्न आवर लाइवलीहुड। अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए जो एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं उसे कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो देखते हैं क्या है सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक के इंटरेस्ट के अंदर में 2 पॉइंट्स हैं। अगर ये 2 पॉइंट्स फुलफिल हो रहे हैं तो मतलब आपका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में लाई करता है। फर्स्ट पॉइंट सेज
इंडिविजुअल लिव्स, कि वो व्यक्ति जो है वो वहीं रहता है, या फिर अगर इंस्टीट्यूट है तो वहीं लोकेटेड है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, तो उस व्यक्ति का वहां रहना या इस इंस्टीट्यूट का वहां लोकेट होना जरूरी है, ये हमारा पहला पॉइंट कहता है। साथ ही साथ द सेकंड पॉइंट सेज दे कैरी आउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वो अपनी बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हम लाइवलीहुड अर्न करने के लिए परफॉर्म करते हैं वो वहां पे परफॉर्म कर रहा हो। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर में क्या आ जाएगा, फॉर एग्जांपल अर्निंग वो वहां से कर रहे हो, वो अपने पैसे वहां से कमा रहे हो कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करके, कोई काम करके, साथ ही साथ स्पेंड वहीं कर रहे हैं, खर्चा भी पैसा वहीं कर रहे हैं, और साथ ही साथ सेविंग्स भी उसी लोकेशन पे उनकी हो रही। तो अगर वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को वहां पे फुलफिल कर रहे हैं, साथ ही साथ वो रिसाइड वहीं पे कर रहे हैं, तो वो उस देश के नॉर्मल रेसिडेंट कहला जाएंगे। तो नॉर्मल रेसिडेंट कहलाने के लिए आपको दो चीजें फुलफिल करनी है। फर्स्ट कि आपको नॉर्मली वहां रिसाइड करना है, साथ ही साथ आपको आपका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, आपकी अर्निंग, आपकी स्पेंडिंग एंड आपकी सेविंग, ये सारी चीजें वहां से होनी चाहिए, तो आप कहलाएंगे वहां के नॉर्मल रेसिडेंट। आई होप आप समझ चुके होंगे कि कौन कहलाएंगे नॉर्मल रेसिडेंट, एक व्यक्ति या एक इंस्टीट्यूशन जो वहीं रिसाइड करता है, साथ ही साथ उसके सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस देश को बिलोंग करते हैं, वहीं पे वो परफॉर्म कर रहे हैं अपने सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो वो उस देश का नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। सेकेंड हेडिंग जो है वो फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द नॉर्मल रेसिडेंट। कुछ पॉइंट्स हैं जहां आपने नोट डाउन करना है कि समझना है कि कौन है जो नॉर्मल रेसिडेंट के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। 6 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट वन इज फॉरेन टूरिस्ट और विजिटर्स। जितने भी फॉरेन टूरिस्ट हैं या जितने भी फॉरेन विजिटर्स हैं जो किसी भी पर्पज से आए हुए हैं, फॉर एग्जांपल वो ट्रेवल के लिए आए हुए हैं, या फिर वो ट्रीटमेंट के लिए आए हुए हैं, या फिर वो ऐसे ही घूमने टहलने या स्टडीज के लिए आए हुए हैं, तो वो वहाँ जिस भी देश में आए हुए हैं फॉर टाइम बीइंग, एक छोटे समय के लिए आए हुए हैं, ट्रेवल के लिए आए हुए हैं, महीना, 1 महीना, 2 महीना घूम के वो चले गए, या फिर ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, 2-4 महीने के लिए ट्रीटमेंट उन्होंने अपना कराया और फिर वो वापस चले गए, या स्टडीज के लिए भी आए हुए हैं, तो वो यहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे जहां वो आए हैं, वो नॉर्मल रेसिडेंट वहीं के कहलाएंगे जहां पे वो बिलोंग करते हैं। ठीक, तो जितने भी फॉरेन टूरिस्ट हैं या विजिटर्स हैं, दे आर नॉट इंक्लूडेड अंडर नॉर्मल रेसिडेंट। वो नॉर्मल रेसिडेंट के अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं, बिकॉज वो अर्न यहाँ से नहीं कर रहे हैं, वो स्पेंड यहाँ पे भले कर रहे हैं लेकिन उनका लाइवलीहुड अर्न यहाँ पे नहीं हो रहा है इस वजह से। सेकेंड पॉइंट है फॉरेन स्टाफ, एम्बेसी के लोग, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री के जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं एम्बेसी में, या ऑफिशियल्स या डिप्लोमेट्स या आर्म्ड फोर्सेस के लोग हैं फॉरेन कंट्री के, इस वजह से यहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे। जिस कंट्री के वो हैं, जिस भी फॉरेन कंट्री के वो हैं, अगर वो चाइना के हैं तो वो चाइना के नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे, अमेरिका के हैं तो अमेरिका के कहलाएंगे। ये सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि WHO है, WTO है, UNO है, एक्सेट्रा आर नॉट पार्ट ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इन विच दे ऑपरेट। तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिस कंट्री में ऑपरेट हो रहे हैं वहां के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाते हैं। दे आर ट्रीटेड एज नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एरिया। इन्हें उस इंटरनेशनल एरिया जहां पे इनका हेडक्वार्टर है वहां का नॉर्मल रेसिडेंट माना जाता है। साथ ही साथ इसी पॉइंट से रिलेटेड एक नेक्स्ट पॉइंट भी है जो कि है एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इनके जो एम्प्लॉयज हैं आर कंसिडर्ड एज रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री टू विच दे बिलोंग। तो जिस कंट्री को ये बिलोंग करते हैं ये वहां के नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे, ना कि वहां के जहां पे ये फॉर टाइम बीइंग काम कर रहे हैं, जहां पे इनके अभी ट्रांसफर हुआ है या जहां पे इनको जॉब लोकेशन है, ये वहां के ना कहला करके जिस देश को ये बिलोंग करते हैं उस देश के नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है कह रहा है क्रू मेंबर्स, कॉमर्शियल ट्रेवलर्स एंड सीजनल वर्कर्स हुज स्टे इज लेस देन 1 ईयर। ऐसे सारे लोग जो क्रू मेंबर के तरीके से काम कर रहे हैं या कॉमर्शियल ट्रेवलर्स हैं या सीजनल वर्कर हैं जिनका स्टे उस देश के अंदर में 1 साल से कम का है, लेस देन 1 ईयर। ठीक, तो जिनका स्टे जो रिसाइड कर रहे हैं उस देश के अंदर में, उस देश से अर्न कर रहे हैं लेकिन उस देश में फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड रिसाइड नहीं कर रहे, तो उनका स्टे जो है उस देश में 1 साल से कम का है, तो वो उस देश के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे। बहुत सारे हमारे आसपास में लोग होते हैं जो दूसरे देश से कुछ समय के लिए आकर के काम करते हैं, कुछ सामान बेचने के लिए आते हैं, तो कम समय के लिए आए हैं, 1 साल से कम के लिए आए, इसलिए वो यहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे नहीं। ऑल्दो
वो यहाँ पे सामान अपना बेच करके या वो ट्रेवलिंग यहाँ पे करके, कॉमर्शियल ट्रेवलर्स हैं और यहाँ पे काम करके और पैसे कमा रहे हैं, उनकी अर्निंग जो है यहाँ से हो रही है, लेकिन क्योंकि वो रिसाइड यहाँ पे नहीं कर रहे हैं फॉर मोर देन 1 ईयर, इस वजह से वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे। तो नॉर्मल रेसिडेंट कहलाने के लिए दोनों पॉइंट्स का फुलफिल होना जरूरी है, रिसाइड भी करेंगे एंड का मतलब होता है साथ ही साथ ये दूसरा पॉइंट भी पूरा होना जरूरी, और होता है तो मतलब ए या बी होता है, एंड होता है तो मतलब ए पॉइंट भी पूरा होना जरूरी है और बी पॉइंट का भी पूरा होना जरूरी है। चलिए आ जाते हैं वापस इस पॉइंट के ऊपर। तो ये पॉइंट कह रहा है क्रू मेंबर्स जितने भी हैं या ट्रेवलर्स हैं या सीजनल वर्कर्स जो हैं जिनका स्टे 1 साल से कम का है, दे आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द नॉर्मल रेसिडेंट। एंड लास्ट पॉइंट जो है वो बॉर्डर वर्कर्स आर नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री वेयर दे लिव। अब हमारे बॉर्डर पे कुछ ऐसे वर्कर्स होते हैं जो बॉर्डर के आसपास के एरिया में रह रहे हैं और रोज काम के पर्पस से उन्हें बॉर्डर क्रॉस करना पड़ रहा है, तो वो वर्क करने वहां जा रहे हैं, लेकिन नॉर्मली वो रिसाइड कर रहे हैं बॉर्डर के इस तरफ, तो जहां पे भी वो रहते हैं वेयर दे लिव, वो वहां के नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे, क्योंकि सिर्फ काम के पर्पस से वो उधर गए, अर्न वहां किए, लेकिन सारी की सारी स्पेंडिंग उनकी बॉर्डर के इस तरफ हो रही है जहां वो रिसाइड कर रहे हैं। तो जहां पे भी वो लिव करते हैं, जहां पे भी वो रिसाइड करते हैं, जहां पे भी वो रहते हैं, वो वहां के नॉर्मल रेसिडेंट कहलाते हैं। तो इस टॉपिक से आपको समझ में आ गया होगा कि कौन है नॉर्मल रेसिडेंट, उनका इकोनॉमिक सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसे कहते हैं, और साथ ही साथ कौन है जो नहीं इंक्लूड होंगे नॉर्मल रेसिडेंट के अंदर। आज हमने 2 टॉपिक्स पढ़े कि कहां तक हम कह सकते हैं कि ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है और किन्हें हम कह सकते हैं कि यही हमारे नॉर्मल रेसिडेंट है। अगले वीडियो के अंदर में चैप्टर नंबर 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग आगे लेकर के चलेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो अगर सारा कुछ समझ में आ गया हो, नोट्स लिख लीजिएगा याद से, वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, अपने कमेंट्स दीजिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ सारा स्टडी मटेरियल और ये वीडियो शेयर करते रहिएगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।